हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। जितने भी बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए पीआईएटी एक कोर्स लेकर आया है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम यूट्यूब पे आपके लिए रन करेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में मैं अपना एक तजुर्बा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस को कुछ स्टूडेंट्स इसी प्रकार से पढ़ते हैं कि मेंस में आएगा तभी मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में पढ़ूंगा। मगर हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है, हमने खुद कई डमी कैंडिडेट हम लोग ना बैठाते हैं एग्जाम में, ताकि एग्जाम के पैटर्न से हम वाकिफ हो जाएं। क्योंकि कंप्यूटराइज एग्जाम होता है। आगे से कोई भी कमीशन, कोई क्वेश्चन पेपर, कोई इशू नहीं करता है जिससे हम पैटर्न समझ पाएं। मगर अगर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस पे कमांड कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश के सेक्शन में भी हेल्प मिलेगी। क्यों? इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश में जो आते हैं, वो कॉम्प्रहेंसिव भी किसके बिहाफ पे होते हैं? वो इकोनॉमिक्स के ग्राउंड के ही होते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक टर्मोलॉजी, अगर इकोनॉमी का कुछ करंट आपको क्लियर है, तो आप बड़े आराम से उस कॉम्प्रहेंसिव को भी कर सकते हो। इसीलिए फाइनेंशियल अवेयरनेस इंटरव्यू में काम आती है, इसके साथ साथ पेपर में काम आती है, रिटर्न में काम आती है, इंग्लिश के सेक्शन में भी ये बाय प्रोडक्ट आपको हेल्प करती है। तो इसी सेक्शन से शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे बेसिक हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में ही जानते हैं। व्हाट इज़ बैंकिंग इंडस्ट्री, है क्या है, बैंकिंग इंडस्ट्री को क्रिएट क्यों किया गया, फाइनेंशियल मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के क्या फीचर्स हैं, इन सब के बारे में अगर हम बात करेंगे आज, जिससे हम लोग अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकें। थोड़ा एसी डाउन कर दीजिएगा 16 पे, तो इसको हम लोग कर सकें। तो इसकी आज की हमारी फर्स्ट क्लास है पीआईआईटी बैंकिंग की सेगमेंट में। पीआईआईटी बैंकिंग हमारे बैंकिंग के लिए डेडिकेटेड एक यूनिक चैनल है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम की ही बात करते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट से। क्योंकि हमारे टॉपिक में भी जो नाम लिखा हुआ है उसका है उसकी हेडिंग है फाइनेंशियल अवेयरनेस, और इसके साथ साथ हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री भी फाइनेंशियल अवेयरनेस पे ही डिपेंड करती है। फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें, फाइनेंशियल इकोनॉमी की बात करें, फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, तो इस मार्केट को डेवलपमेंट क्यों किया गया, क्या कारण है? और कभी आपने नोट किया कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे अभी ईरान ही चर्चा में है, ईरान ही न्यूज़ में है। ईरान में ऐसा क्या है कि कोई भी देश, अमेरिका भी ईरान पे कोई प्रेशर क्रिएट कर देता है, इसराइल तो डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट कर देता है और ईरान प्रेशर में आ जाता है। चलो, इसराइल ने तो उस पर डायरेक्ट वॉर किया है, उस पर डायरेक्ट अटैक किया है, तो वो प्रेशर में आ गया, तो यहाँ तो बात समझ में आती है। मगर ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या हुआ है? अमेरिका ने ना कोई उसके लिए वॉर करा, ना कोई एटॉमिक हथियार छोड़े, ना कुछ भी नहीं किया, फिर भी अमेरिका ने फिर भी क्रिएट कर दिया है उस पर प्रेशर। कारण क्या है डियर? कारण उसके यहाँ, ईरान के यहाँ फाइनेंशियल मार्केट ही क्रिएट नहीं है। उसके यहाँ, हाँ, फाइनेंशियल मार्केट ही क्रिएट नहीं है। अगर ईरान के पास फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट होती, तो ईरान को इतना अंडर प्रेशर में और प्रेशर में लाने के लिए अमेरिका को इतने प्रयास ना करने पड़ते और इतनी जल्दी ईरान भी प्रेशर में नहीं आ जाता। तो आज सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, क्या ज़रूरत है, जिसका मैं अभी डिस्क्लोज करूंगा। ईरान है, इराक है, ये कंट्रियों ने अपने यहाँ, क्योंकि इन कंट्रियों के यहाँ एक विशेष पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काम करता है, और वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ना कह के वो एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है, वो काम करता है, जिसके तहत वो लोगों ने मार्केट में डेवलप की ही नहीं फाइनेंशियल मार्केट, और वो आज इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। इवन इस मार्केट में कुछ हद तक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट करी रशिया ने, मगर रशिया ने भी फाइनेंशियल मार्केट में दो पिलर ऐसे हैं, मेनली एक पिलर कह लो, चलो, टेली कम्युनिकेशन का जो स्विफ्ट का चैनल है वो भी क्रिएट नहीं करा था खुद का, और देख लो अमेरिका ने उसे वहां पे ही प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। तो क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट, क्यों हर कंट्री फाइनेंशियल मार्केट को बनाती है, आज इसी से हम लोग अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। बेसिक नॉलेज अपग्रेड करते हैं बैंकिंग में जाने के लिए, कि कोई कस्टमर अगर हमें बैंकिंग में मिले तो वो इस बात को देखे कि आप जो भी है, आप सर हैं या मैम हैं, आपकी नॉलेज एक्सेसिबल होनी चाहिए। क्योंकि बैंकिंग में प्रैक्टिस करते समय आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि आप डीआई का एग्जाम सॉल्व कर दीजिए, या मैम आप इसका ना रीजनिंग का कोई क्वेश्चन लगा दीजिए। वहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस की नॉलेज ही प्रैक्टिकल आपको काम आएगी। तो आज शुरू करते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेगमेंट की सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट जो है एक अलग सी मार्केट होती है। मार्केट तो मार्केट है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। जो जॉन बपिस्ट से का जो नियम कहता है मार्केट का, वो इस पे भी लागू होता है।
मगर मेनली क्या होती है मार्केट, उसको समझ लेते हैं। मार्केट का मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ कोई सेलर है, और तो जहाँ कोई क्या है, परचेजर है, जहाँ कोई बेच रहा है, जहाँ कोई खरीद रहा है। और एक उस हर मार्केट की एक विशेषता होती है कि वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर, कुछ बेसिक, कुछ ना क्लियर, जो बेसिक नीड्स हैं वही क्लियर हो, वही फुलफिल हो पाती हैं। जैसे अगर हमें घर के लिए गेहूं चाहिए तो हम ग्रेन मार्केट में जाते हैं। घर के लिए अगर हमें फूड एंड वेजिटेबल चाहिए तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं। ऐसे ही बाज़ारों में भी अलग अलग प्रकार से मार्केटें होती हैं। जैसे दिल्ली में नेहरू प्लेस है, वो कंप्यूटर की मार्केट ही है, सारा वहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स ही मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट है। तो ये मार्केट कौन सी है, फाइनेंस की मार्केट है, तो यहाँ पे सारा फाइनेंस का ही डील होगा। और जैसा मैंने अभी शुरुआत में, एक लेक्चर की शुरुआत में आपसे कहा था कि हर कंट्री ने इसको डेवलप नहीं करा है, मगर जिन कंट्रियों ने इनको डेवलप करा है वो आज सक्सेसफुल है। उन्हीं में से एक भारत भी है, इंडिया भी है। इंडिया में इसको डील करने के लिए, वैसे इंडिया विश्व का, एक बात आपको बड़ा गर्व होगा, इंडिया विश्व का सबसे पहला देश है जहाँ बैंकिंग सिस्टम, जहाँ मनी लैंडिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था। आज हमारे यहाँ जो बैंक जो काम करते हैं, वो कभी हमारे यहाँ मनी लैंडर्स काम किया करते थे, जिनको साहूकार बोलते हैं, वो काम किया करते थे। और जो आज बैंकिंग सेक्टर में आज जो क्रेडिट दिया जाता है, वो क्रेडिट हमारे यहाँ बहुत पहले दिया जाता था। इवन आज जो कंपनी आप सुनते हो, मुथूट ग्रुप आप सुनते हो फाइनेंशियल सेक्टर का, मुथूट ग्रुप के जो जॉर्ज हैं, जो वहाँ पे मालिक हैं, उन्होंने तो कभी अंग्रेजों की कंपनियों को भी लोन दिया था। आज जिस चेक आप जो सोचते हो, अमेरिकन एक्सप्रेस का चेक, की वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, अमेरिकन एक्सप्रेस का चेक अगर आप दे देते हैं तो आपको अपने कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। तो क्या ये कंसेप्ट नया है? ये कंसेप्ट अमेरिका के लिए नया है, वर्ल्ड के लिए नया है? नया हो सकता है, मगर भारत के लिए ये बिल्कुल एक न्यू कंसेप्ट नहीं है। भारत में इसी प्रकार का एक कंसेप्ट चला करता था, जिसको एक शब्द का नाम दिया जाता था, उसको कहा जाता था हुंडी। जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा बढ़ेगा तो उसके बाद हम इसको डील करेंगे। तो हुंडी जो थी, जो शब्द था, जो आज अमेरिकन एक्सप्रेस का चेक, जैसे चेक काम करता है, भी चेक कभी इंडिया में काम करता है। आपने एसबीआई का कोई चेक काटा, सामने वाले ने चेक ले लिया, मगर उसके साथ एक कंडीशन अप्लीकेबल होती है कि सर या मैम, आपका चेक जब क्लियर हो जाएगा तब हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, हम आपको मोबाइल आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, या जो भी आपने वट एवर गुड्स ली है वो हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं था। हुंडी एज ए कैश का काम करती थी, जो अमेरिकन एक्सप्रेस का चेक काम करता है। तो हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम बहुत पुरानी है। मगर जो मॉडर्न बैंकिंग है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, हमारा आज की क्लास का मोटिव ये है। कंट्री कोई भी हो डियर, कंट्री कोई भी हो, जिस भी प्रकार से कंट्री है, उस कंट्री के अंदर कुछ लोग तो रहते होंगे। कहते हैं ना, अगर कोई भी अगर स्टेट है, कोई भी अगर कंट्री है, तो उसके पास पॉपुलेशन, फोर्थ पिलर में से एक पिलर पॉपुलेशन भी आता है। अगर पॉपुलेशन है तो लाजमी सी बात है, जग जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन कुछ इसमें क्या करती होगी, कुछ इसमें ना सेल करती होगी, कुछ परचेज करती होगी, कुछ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अन्न उगाती होगी, मगर उसके लिए भी वो प्रोक्योरमेंट जो है मार्केट से करती होगी, बीज वगैरह खरीदती होगी। मतलब कुछ तो वहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती ही होगी। अगर वो कंट्री है, अगर आप कहते हैं कि ना वो कंट्री है, अगर वो होती होगी, तो बात ये है कि अगर वो कंट्री में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो क्या होता होगा। देखो, कोई भी कंट्री में अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने के बाद उस कंट्री के लोगों की कुछ ना कुछ इनकम होती है। वो इनकम, आय, वो इनकम या तो जॉब से हो सकती है, या बिजनेस से हो सकती है, वट किसी से भी वो इनकम हो सकती है। इनकम है तो कोई ना कोई एक्सपेंडिचर भी होगा। एक्सपेंडिचर भी होगा, मतलब किसी की इनकम अगर 10,000 की है, तो 10,000 में से वो लाजमी सी बात है, वो अगर मनुष्य है, मानव है, तो खाएगा पिएगा, कुछ रेंट देगा, तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेंडिचर करेगा। अब पूरा तो करेगा नहीं, अब जो बच गए 5,000 रुपए, जो बच गए 5,000 रुपीज बच गई, जो सेविंग्स हैं, अब वो उसका क्या करेगा, क्या करेगा? कभी आपने सोचा 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद सरकार ने जो पुश करा, 2017 से जो पुश करा, भीम यूपीआई को करा, इन सब को क्यों करा, क्या जरूरत है? ये पैसे की ट्रांजैक्शन तो हो ही रही है, उसका मोड कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? मगर मोड से बड़ा फर्क पड़ता है। क्यों? ये जो पैसा है, अगर वो कोई एम्प्लॉयज या कोई एम्प्लॉयर, ये पैसे को, अगर कोई ना बिजनेसमैन इस पैसे को अपने घर में रखता है, तो वो पैसा इकोनॉमी का पार्ट नहीं बन पाता। ये जो आईएएस पीसीएस ऑफर हैं, शासन और प्रशासन है, ये कुछ नहीं करते। ये बस एक ही बात करते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
जो जनता का पैसा है उसी से टैक्स लगाते हैं, उसी को कमाई करवाते हैं, उसी का इनकम जनरेट करते हैं, उसी को एक्सपेंडिचर करवाते हैं, उसी से टैक्स लेते हैं, उसी से आर्मी क्रिएट करते हैं, उसी से एनवायरनमेंट क्रिएट कर, सब कुछ उसी से करते हैं वो। तो लाजमी सी बात है, ये जो 5,000 रुपीज़ अगर सेविंग आई है, हर कंट्री इसके बारे में सोचती है कि इसका क्या किया जाए। अगर वो पैसा घर में ही रखा रहा तो वो पैसा डेवलप नहीं हो पाएगा। जैसा मैंने कहा, ईरान, इराक, ईरान, ईरान है, इराक है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये डेवलप क्यों नहीं हो पा रही? सऊदी है, ये डेवलप क्यों नहीं हो पा रहे? क्या इनके पास पैसा नहीं है? नहीं, इनके पास तो तेल का बहुत पैसा है, मगर वो दिखता क्यों नहीं है? वो डेवलपमेंट क्यों नहीं है? कारण एक ही है, उन लोगों ने उस पैसे को घर में रख रखा है, अपनी भी इकोनॉमी को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, और कंट्री की इकोनॉमी तो है ही नहीं जो जनरेट होगी। ये जो 5,000 रुपये एक आदमी ने कमाए हैं, मान लो ये पर्सन ए है, ए ने 5,000 रुपये कमाए हैं, बी ने भी कुछ अर्न किया होगा, बी ने भी कुछ सेविंग की होगी। ये जो पैसा स्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर घूमा, ये एक्सपेंडिचर तो इसने क्रिएट करी, जॉब क्रिएट करी है, मगर इसने नई जॉब क्रिएट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ना जॉब क्रिएट होंगी। प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन को ना इंक्रीज करना है या नई कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए फंडिंग चाहिएगी। कुछ पैसा अपना होता है, कुछ मार्केट का होता है, इसी प्रकार से कुछ लोन लेके सपने पूरे किए जाते हैं। इसी प्रकार से देश भी आगे चलता है। हर कंट्री अगर वो डेवलप होना चाहती है तो उसे एक सिस्टम को बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल मार्केट। वो मार्केट कौन सी है? वो मार्केट हमारी क्या है? वो मार्केट जो सेविंग्स को सेविंग कॉर्पोरेट की हो सकती है, एज ए इंडिविजुअल हो सकती है। जो भी आपके पास सेविंग बची है, तो आपके पास जो भी सेविंग बचती है, तो एक कंसेप्ट काम करता है डियर, ये जो थोड़े से हैं पैसे, खर्च कर दूं मैं तुम पे कैसे? पैसा बड़ी मेहनत से कमता है, अपने पिताजी से पूछोगे तो वो बताएंगे। और उस पैसे के कमाने के बाद उसको बचाना और बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर उस पैसे को आपको बचाना है तो आपके दिमाग में दो ही चीज़ें चलती हैं। पहला, काश इस पैसे को कहीं मैं इन्वेस्ट कर देता, कहीं मैं लगा देता, जिससे मुझे इस पैसे के, पड़े हुए पैसे की, रुके हुए पैसे की, मुझे कुछ दो पैसे की आमदनी हो जाती। दूसरा, मगर सबसे पहले मुझे एक बात और देखनी है, इस पैसे की सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी हो और कुछ रिटर्न भी मिल जाए। मेनली दो ही मोटिव तो हैं हमारे, और तो कोई मोटिव हमारा है नहीं। बस किसी का क्या होता है, किसी का प्रॉफिट पे करती इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो वो प्रॉफिट को पे तवज्जो दे देता है। किसी का इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होता है, किसका, सिक्योरिटी का, तो वो सिक्योरिटी को तवज्जो दे देता है। बैलेंस इनबैलेंस तो कभी हमेशा चलता ही है, बैलेंस तो संसार में है ही नहीं। तो ये जो पैसा है, सेविंग है, इसी को जो कन्वर्ट किया जाता है किस में? इन्वेस्टमेंट में। इसी को कन्वर्ट किया जाता है निवेश में। जो सेविंग है, जो बचत है, उसी को कन्वर्ट किया जाता है इन्वेस्टमेंट में। और सेविंग को इन्वेस्टमेंट में सेविंग कन्वर्ट टू इन्वेस्टमेंट, ये जो मॉडल है इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। और भारत में निवेश करने के लिए हमारे पास मोटे मोटे अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें कि भारत में हम लोग निवेश कैसे कर सकते हैं, तो भारत में निवेश करने के लिए, क्योंकि हम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले और बड़ा बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं सेविंग अकाउंट, बचत खाता। हम लोग बचत खाते में अपने पैसे को रख सकते हैं। बचत खाते में जब हम अपने पैसे को रखते हैं, जब अपनी फंडिंग को हम लोग रखते हैं, तो बचत खाते में पैसे को रखने के साथ साथ हम एक बात को ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं? हमें सिक्योरिटी चाहिए तो हम बचत खाते में जाते हैं, और इसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। इसी के साथ साथ हम एक चीज और सोचते हैं, अगर हमारे पास कुछ पैसे की अमाउंट थोड़ी ज्यादा है, 10-20 हज़ार रुपए के आसपास है, अमाउंट थोड़ा बड़ा है, और उस पैसे को हम लोग, जो टाइम है, और टाइम हमारे पास ज़्यादा है, जो पैसे की हमें रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, तो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट और ले सकते हैं जिसे कहते हैं डियर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। उसको कहते हैं हम फिक्स्ड डिपॉजिट। एक और इंडियन गवर्नमेंट ने हमें, भारत सरकार ने हमें एक और इंस्ट्रूमेंट दे रखा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जहां हम लोग सेविंग कर सकते हैं। जैसे जिस व्यक्ति की इनकम 10,000 से 20,000 के आसपास है, या जो एक लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट में काम करता है, वो डेली, महीने के लास्ट में कोई 10-20 हज़ार रुपये नहीं निकाल सकता, मगर हाँ, अगर वो डेली 5 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो भारत सरकार ने उसके लिए भी एक इन्वेस्टमेंट मॉडल तैयार किया है, जिस मॉडल को बोलते हैं आरडी, या रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट उसको कहा जाता है।
आरडी है रिकरिंग डिपॉजिट उसको कहा जाता है, जहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना डियर, जहाँ से हम लोग पढ़ते हैं 10 को अगर डिवाइड करें 33 से, तो 3.3.3.3 लगातार कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही हम लोगों के लिए आरडी अकाउंट होता है, जहां हम लोग छोटी जो अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट है, उसको हम लोग डालते हैं। स्मॉल अमाउंट को डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग डेली डेली डालते हैं। डेली की जगह मतलब एजेंट आता है, एजेंट डेली ले जाता है। एजेंट अगर डेली नहीं आ पाता तो वो मंथली भी ले सकता है आपसे। मंथली लेने के बाद वो इन्वेस्टमेंट करता है, सरकार के पोस्ट ऑफिस में जाता है, बैंक के अकाउंट में जाता है। वहां पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस पे ठप्पा लगाते हैं और आपका पैसा धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। तो आरडी भी होता है। इसके बाद एक मार्केट और होती है, भारत सरकार एक मार्केट और प्रोवाइड करवाती है, जिसको कहा जाता है शेयर मार्केट। जिसको जिसके पास टाइम है, जो बंदा 20-21 साल में लगा है, 30-35 साल का है, एक इनकम जनरेट कर रहा है, उसके पास टाइम है, और अगर वो चाहता है कि उसके पास ना टाइमिंग ज़्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। क्योंकि मार्केट में आप क्या समझते हैं, मार्केट में अगर कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो ऊपर लिखा रहता है क्लॉथ मार्केट, मगर क्लॉथ मार्केट में क्या वाइट ही मिलते हैं, ब्लैक ही मिलते हैं क्या? कॉटन के ही मिलते हैं कपड़े क्या? पॉपलिन के ही मिलते हैं? नहीं। चॉइस हो सकती है, मल्टीपल चॉइस हो सकती है। मल्टीपल चॉइस की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मल्टीपल सप्लाई, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऐसे ही इस मार्केट का प्रोडक्ट भी है। अब सिलेक्शन आपको करना है। मार्केट का काम ही यही है, आपके ऑप्शन क्रिएट करना, आपके ऑप्शंस को फुलफिल करना, वो मार्केट है। ठीक है। नहीं तो कहते हैं ना, जैसे हम गली वली में रहते हैं तो अपने कहते हैं ना, गली मोहल्ले में यार वहां पे वो चीज़ नहीं मिलेगी, हमें शहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गली मोहल्ले में वो ऑप्शन क्रिएट नहीं होते। शहर में बड़ी बड़ी मार्केट्स होती है, वहां ऑप्शन क्रिएट होते हैं। ठीक है। तो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ, शेयर मार्केट के साथ साथ एक और आजकल चल रहा है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू रिस्क, मार्केट रिस्क। तो म्यूचुअल फंड है, वो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उसे लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास रिस्क कम लेना है मुझे, मगर प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए और टाइम भी है, तो म्यूचुअल फंड भी भारत सरकार ने एक रास्ता बना रखा है। उसी के साथ साथ वो पोस्ट ऑफिस में भी जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में वो सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकता है, बचत खाता। और आजकल तो पोस्ट ऑफिस भी बैंक का काम कर रहे हैं। और पोस्ट ऑफिस में वो एफडी या आरडी अकाउंट, वो दोनों ही डिपॉजिट कर सकता है। तो भारत सरकार ने इतने मल्टीपल उसको ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शंस और भी हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस और भी नहीं है। कई ईटीएफ फंड्स हैं जो प्रोवाइड करवा रखे हैं भारत सरकार ने, कई गोल्ड फंड हैं, कई स्टॉक मार्केट में भी कई रास्ते हैं जो सरकार ने प्रोवाइड करवा रखे हैं व्यक्ति को। ठीक है। तो ये तो हमारे पास और मार्केट में मैंने क्या कहा, जो ऑप्शन हमारे फुलफिल होते हैं, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये सभी इन्वेस्टमेंट में आते हैं, ये सभी मार्केट में आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? अगर यहां तक आपको बात समझ में आई तो अब थोड़ा चलते हैं, बेसिक क्लियर करते हुए चलते हैं। क्योंकि कस्टमर ऑडियंस जो हमारी है, जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, वो बड़े बेसिक से ही शुरुआत करना चाह रहे थे। काफ़ी दिनों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस लगती हैं, वो ऑनलाइन पे कि सर शुरू से स्टार्ट कीजिए। बैचेस में हम लोग जो हैं, कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी मिक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर प्रोडक्ट हर मार्केट में नहीं मिलता, ऐसे ही एक बड़ी मार्केट है, उस फाइनेंशियल मार्केट का नाम है, मगर उसमें भी ब्लॉक बने हुए हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ना सब्जी मार्केट में, मंडी में जाते हैं हम लोग, ये सब्जी मंडी में हम लोग देखते हैं, ये होलसेल मार्केट है, ये रिटेल मार्केट है, ये फ्रूट मार्केट है, ये वेजिटेबल मार्केट है। वेजिटेबल मार्केट में भी वो लोग ध्यान रखते हैं कि वेजिटेबल मार्केट में जो ये क्या नाम है, आलू प्याज है, इसकी मार्केट वहाँ पे बैठे हैं होलसेलर। तो मार्केट में भी दुकानें जो हैं सेट होती हैं। ठीक है। तो इसके हिसाब से मार्केट में तो पहुंच गए, मगर मार्केट में पहुंचने के लिए हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म जाना पड़ेगा। जैसे अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, 3 जगह, कहाँ कहाँ? अगर हम करना चाहते हैं सेविंग अकाउंट में, फिक्स अकाउंट में, रिकरिंग अकाउंट में, अगर हम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मनी मार्केट। मनी मार्केट, वित्त बाजार। मनी मार्केट, वित्त बाजार। आप लोग बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं, तो हर सब्जेक्ट की एक टर्मिनोलॉजी होती है, जिस टर्मिनोलॉजी को हमें मैच करना होता है। तो आप लोग मनी मार्केट याद रखिएगा, मगर क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग में हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए इसके अंदर आप एक चीज और याद रखेगा, इसको शुरुआत में आप लोग लिख सकते हैं बैंकिंग। बैंकिंग।
मगर एक हर सब्जेक्ट की एक जॉर्गन होती है, उस जॉर्गन को ही अप्लाई करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे आप लिखिएगा मनी मार्केट मतलब बैंकिंग। अब जिस कस्टमर को यहाँ पे जिस जिस कस्टमर को यहाँ पे निवेश नहीं करना, उसको निवेश करने के लिए अलग से विंडो दी गई है। उसको क्या कहा गया है? अगर वो कस्टमर सॉरी अगर वो कस्टमर शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है, या यहाँ पे एक चीज और रह गई, मैं लिख देता हूँ, आपके बाद में दिमाग में आएगी बात। सिप हो गया, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, मैंने कहा ना कई है, ये तो आप आपको भी बेसिक क्लियर किया जा रहा है, अभी धीरे धीरे बात करेंगे। अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे अगर शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, सिप है, गोल्ड ईटीएफ है, अगर इसमें निवेश करना चाहता है वो व्यक्ति, तो वहाँ पे उसको मनी मार्केट में अपने प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, उसको अलग से जाना पड़ेगा एक अलग से मार्केट में, जिसका ऑफिशियल नेम क्या है डियर? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब पूंजी बाजार। इसको आप सिंपल शब्दों में, जो कैपिटल मार्केट है, जो पूंजी बाजार है, इसको आप लोग सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं शेयर मार्केट। इसको आप सिंपल शब्दों में शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट आप इसको लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? और इसी के साथ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे, तो आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस। ये हमारे यहाँ मार्केट हैं जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर काम करती हैं। मगर हर कंट्री में अलग से एक फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट होती है, अलग से एक फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, कंपनी के डिमांड के अनुकूल, शासन प्रशासन की नीयत के अनुकूल, उनकी समझ के अनुकूल, उनकी सोच के अनुकूल। भारत में फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पोस्ट ऑफिस को डायरेक्ट इंडल्ज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इसका कारण बस इतना सही है, भारत सरकार ने स्टार्टिंग से ही पोस्ट ऑफिस को अपने फाइनेंस डिवीजन के अंदर उसको रख रखा है। और पोस्ट ऑफिस के लिए फाइनेंस डिवीजन के अंदर रखने का कुछ कारण भी है, मगर अभी कारण की बात नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे चैप्टर ये डिस्क्लोज होगा फाइनेंशियल मार्केट, तो उसके हम लोग उसमें डीपली धीरे धीरे जाएंगे। बस ये समझिए कि पोस्ट ऑफिस हमेशा भारत सरकार के रडार पे रहा है, क्योंकि शुरुआत में पोस्ट ऑफिस ही था, बैंकिंग इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी। भारत में अभी भी इतने सारे मल्टीपल बैंकिंग हो गए, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है, और इसी के साथ साथ ना नेशनलाइज बैंक है, आरआरबी हैं, इसी के साथ साथ प्राइवेट बैंक हैं, इसी के साथ साथ आप देखेंगे अलोंग साइड आप लोग देखेंगे फॉरेन बैंक्स हैं। मगर फिर भी टोटल मिला के अगर उनके ना ब्रांचेस को मिला के उनकी अगर संख्या की बात की जाए ना डियर, तो अभी भी सबसे ज़्यादा क्या है? पोस्ट ऑफिस हैं। अप्रोक्सीमेटली 2,32,000 के आसपास हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस हैं गाँव में। इसीलिए भारत सरकार ने उनको अपने पास ही रख रखा है। वो फाइनेंशियल मार्केट में डायरेक्ट नहीं आते, और पोस्ट ऑफिस की कोई रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं है। मगर फाइनेंस मार्केट जो है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट के जो दो पिलर हैं, वो मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है। ये दो पिलर हैं फाइनेंशियल मार्केट के। अगर इन दोनों पिलर की बात की जाए, फाइनेंशियल मार्केट के इन दोनों पिलर की शुरुआत की जाए, तो इसमें एक बात और याद रखना, भारत सरकार ने यहाँ पे पूरा के पूरा, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल कुशन, या हम बोलते हैं सिक्योरिटी कुशन। उसको सिक्योरिटी कुशन उसको क्यों बोलते हैं? जैसे कोई होता है ना, बच्चा होता है छोटा, तो बच्चा गिर ना जाए सोफे से बेड पे, तो माँ क्या करती है? मदर उसको रात को सोते समय भी बेड के आसपास कोई कुशन लगा देती है, तकिया लगा देती है, पिल्लो लगा देती है, जो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जो सेफ गार्ड का काम करते हैं। सिंपल ऐसा ही बैंकिंग में है। बैंकिंग के अंदर जब बात करें हम मनी मार्केट के अंदर, या बात हम करते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, तो हमें इस बात को बिल्कुल एहतराम रखना है, इस मार्केट को बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पे हमारे यहाँ नॉलेज बड़ी कम है। इवन जैसे एजुकेशन के लिए कोठारी आयोग बना था, एजुकेशन के लिए रंगराजन समिति बनी थी, तो इन लोगों ने भी कहा कि भारत में एजुकेशन का लेवल वो नहीं है। भारत में मतलब अब प्रथम एनजीओ का जैसे रिपोर्ट आती है कि जो क्लास 8 के बच्चे हैं वो बेसिक 11 बेसिक जो है फर्स्ट और सेकंड की मैथमेटिक्स को भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्लास 5th और 6th का बच्चा भी अपना नाम तक नहीं लिख पाता ढंग से। तो ये सारी अब बातें होती हैं। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल एजुकेशन, इसका तो आप नाम ही मत पूछो, इसका तो आप भारत में नाम ही ना लो। इवन बैंक में आप जाओगे ना, बैंक तो चलो छोड़ो, अभी मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैं ही अपने गांव में गया था, एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, बिजली विभाग में गया था। वहाँ पे मेरा कोई कंप्लेंट थी, मेरे मीटर को लेकर थोड़ा फूक गया था। वो बरसात वगैरह चली थी हरियाणा में, दिल्ली में, तो उस चक्कर में मीटर मेरा थोड़ा सा फूक गया था, तार वार टूट टाट गई थी। तो मैं वहाँ पे गया, तो जेई को मैं अपनी कंप्लेंट दे रहा था, तो इतने में 2 लड़के आए एक गाँव से। उन्होंने कहा कि सर हमारे जो आंधी वांधी दिल्ली में आई है,
स्ट्रोम है, उसकी वजह से हमारे यहाँ की तार वार जो है गिर गए हैं, आप इनको ठीक करवा दीजिए, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जेई ने कहा ठीक है मैं भेजता हूँ लाइनमैन को, आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए कौन सा आपका मीटर है, क्या नाम है आपके मीटर का। सर हम बोल तो रहे हैं आपको, नहीं बोल तो रहे हैं सर, मगर ये कानूनी काम है ना, आपको मैं लाइनमैन भेजूंगा, एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, मैं ठीक करवा दूँ मीटर आपका। तो उसने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के दिया। वो लड़के बाहर आके दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे कह रहे हैं तू लिख दे, उससे कह रहे हैं तू लिख दे। लास्ट में वो लड़के कुछ अपने गांव के आसपास के, तो मैंने पूछा, मैंने क्या बात हो गई, तो बात में बात कहते हैं वो कि बात यह है मास्टर जी, अब एप्लीकेशन में क्या लिखना है, जेई को हम बोल तो रहे हैं। मैंने कहा यार एप्लीकेशन सही कह रहा है, वो कानूनी है, मैंने भी एप्लीकेशन लिख के दिया, आप एप्लीकेशन लिख दो वो कर देगा। मगर वो लड़के एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाए थे डियर। और बैंक में भी आपने देखा होगा, पर्ची कर लेके कई लोग घूमते रहते हैं, आप भर दीजिए मेरे को पैसे निकालने हैं, ये है वो है। तो यहाँ थोड़ी दिक्कतें हैं। फिर कुछ लोग हमारे देश में नटवरलाल घूम रहे हैं, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे ना, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, ये आजकल चल रहा है जो डिजिटल अरेस्ट। कुछ नटवरलाल घूम रहे हैं हमारे देश में, जो कहते हैं आइए ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप हमारे ऑफिस में आइए, आप हमारा फॉर्म भरिए, हमारी स्कीम लीजिए, 2 साल में पैसे डबल। पार्टी यहाँ भी नहीं मानती, 2 साल, 1 साल में पैसे डबल। और एक स्कीम और है हमारी, आप इन्वेस्ट कीजिए 1 साल में डबल, मगर अगर आप 10 लोगों को और लाते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके तो 6 महीने में पैसे डबल हैं सर। स्कैम। मगर सामने वाला इस मामले में आ जाता है, वो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह टांग देते हैं और आ जाता है। भारत में ऐसे ना करोड़ों केस होते हैं, मतलब लाखों, सौ करोड़ों, सॉरी न्यूज ज़्यादा हो गए, लाखों ही केस होते हैं, लाखों लोग फंसते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज अपना पुलिस में भी जाएंगे ना, और आप कहेंगे कि सर किसी ने मेरा ईमेल आईडी हैक कर ली, जिसपे मैंने सेव कर रखा था अपना पासवर्ड, और मेरे पैसे ट्रांसफर हो गए, तो सामने बैठा 10वीं पास जो मुंशी है ना, आधे घंटे तो वही आपको समझ नहीं पाएगा, भाई अकाउंट तेरे पास, तेरे कोई छाती पे कोई बंदूक नहीं धरी सामने वाले ने, तेरा पैसा कैसे लुट गया। तो ये सारी चीजें होती हैं। मगर ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, सरकार समझती है इस बात को कि भारत में ऐसा होता है, फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। इसीलिए भारत सरकार ने सेफ गार्ड के लिए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जहां हमारा एक एक पैसा सिक्योर रहे, जहां हमें जो भी सूचना मिले, इंफॉर्मेशन मिले, चाहे वो इंटरेस्ट की हो, चाहे वो सिक्योरिटीज की हो, चाहे वो चार्जेस की हो, वो फेयर हो सबके लिए। एक सिस्टम ऐसा क्रिएट हो जो विश्वसनीय हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। इसीलिए भारत सरकार ने एक सिस्टम को फॉलो करा है, जिस सिस्टम को कहते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज, इसीलिए इस सिस्टम को हम कहते हैं नियामकीय संस्था। इस सिस्टम को हम कहते हैं डियर रेगुलेटरी बॉडीज, नियामकीय संस्था। रेगुलेटरी बॉडीज क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। जैसे हमारे घर में रेगुलेटर होता है गैस पे, जो क्या काम करता है, गैस का प्रोडक्शन करता है, नहीं, गैस का कंजप्शन करता है, नहीं, गैस में जो आने जाने का जो गैस की जो क्वांटिटी है, उसको रेगुलेट करता है, कम ज़्यादा करता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड करता है। ऐसे ही ये सिस्टम रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करती हैं। रेगुलेटरी बॉडी हमारे यहाँ अगर बात की जाए, तो हमारे यहाँ दोनों रेगुलेटरी बॉडी हैं। फर्स्ट कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। दूसरा, जिस मार्केट की अभी हमने बात करी थी, जिस मार्केट की हमने बात करी थी, उसी में से दूसरी क्या है डियर, मनी मार्केट। दूसरा, आप एक बात और याद रखिएगा, मनी मार्केट जब मैं बोलता हूँ, तो आप लोग शुरुआत में याद रखिएगा बैंकिंग। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, बस वो याद रखिएगा बैंकिंग। मगर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बैंकिंग एक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है इसकी, फाइनेंशियल मार्केट की, मगर टू अंडरस्टैंडिंग। इसी के साथ साथ कैपिटल मार्केट है, तो कैपिटल मार्केट को हम लोग सिंपल शब्दों में शेयर मार्केट भी कह सकते हैं। ठीक है डियर। अब कैपिटल मार्केट के लिए भी भारत सरकार ने क्या करा है, भारत सरकार ने कैपिटल मार्केट के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बना रखी है। भारत सरकार ने एक रेगुलेटरी बॉडी बना रखी है, जिसको कहते हैं सेबी। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बना रखी है भारत सरकार ने। अब सेबी जो भारत सरकार ने बना रखी है, सेबी शेयर मार्केट में दो काम करती है। सेबी क्या काम करती है, पहला, कंपनी
को भी प्रोटेक्ट करती है और इसी के साथ साथ इन्वेस्टर हैं उसको भी प्रोटेक्ट करती है। कंपनी को कैसे प्रोटेक्ट करती है कोई कंपनी को नेटवर्क लाल ना मिल जाए जो कंपनी के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, शेयर मार्केट में कंपनी को क्रिएट करे और कंपनी को चुन ला के चला जाए। जैसे जिसको आज हम पंटर्स बोलते थे पहले, आज उन्हीं को बोला जाता है, एक सम्मानित वर्ड है, इनसाइडर ट्रेडर्स। इनसाइडर ट्रेडर्स आपने सुना होगा, जो वेब सीरीज आई थी स्कैम, उसमें यही तो था, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो कंपनी को भी प्रोटेक्ट करना है, कंपनी अगर बची रहेगी तो इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। कंपनी यहाँ ही किसी देश की जो है बैकबोन होती है, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्ट करना है। इन्वेस्टर को कोई ऐसी कंपनी ना मिल जाए जो इन्वेस्टर को क्या करे, इन्वेस्टर का पैसा लेके भाग जाए, इन्वेस्टर का पैसा लेके फुर हो जाए, इन्वेस्टर को कभी गलत सलाह दे दे, इन्वेस्टर को पैसा ले ले शेयर मार्केट में, उसका पैसा इन्वेस्ट ना करे या उसको शेयर ही अलॉट ना करे। तो कुल मिला के एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, हम लोग सेबी के पास जा सकते हैं, सेबी के पास अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, सेबी के पास जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा के हम लोग अपील कर सकते हैं। और पहले तो सेबी ऐसे इन्वेस्टर्स को और ऐसी कंपनियों को एंटर ही नहीं होने देता, क्योंकि आप मार्केट में आना चाहते हैं तो मार्केट में आने के लिए एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, जैसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस इसको कहते हैं, आईपीओ कहते हैं। धीरे धीरे चैप्टर ओपन होगा तो हम लोग इसके लिए फैमिलियर हो जाएंगे। इन सबको हम लोग करते हैं। और इन्वेस्टर, किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसे भी आईपीओ फिल करना पड़ता है। अकाउंट, डीमेट अकाउंट, इन्वेस्टर को आने के लिए पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाना पड़ता है, जिसको हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं, डीमेटरलाइज अकाउंट बोलते हैं। ये सब करना पड़ता है ताकि अगर कोई फ्रॉड हो तो उस पर्सन को आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो। तो यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है डियर सेबी। सिमिलर ऐसे ही मनी मार्केट है। मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट में जो है, अभी हमने पढ़ा, मनी मार्केट में कौन कौन आते हैं, सेविंग, फिक्स्ड, रिकरिंग डिपॉजिट है, ये सब चीजें आते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे, अब मुझे इसकी सच्चाई नहीं पता मगर मैं आपसे शेयर करता हूं। सोशल मीडिया पे आजकल एक ट्रेंड, आजकल मतलब एक पोस्ट चल रही है कि एसबीआई के नकली ब्रांच पकड़ी गई, एक फर्जी ब्रांच पकड़ी गई। और वो पकड़ने का कारण क्या है, एसबीआई का स्टाफ खाना छोड़ के, वहां पे एसबीआई का जो फर्जी स्टाफ था तमिलनाडु में, एसबीआई का फर्जी स्टाफ खाना छोड़ के इतनी सर्विस दे रहा था, लोगों को उनकी सर्विस पे ही शक हो गया। ऐसे ऐसे लोग हैं। दूसरा, आपने कई बार देखा होगा, कई बार हम सुनते हैं कि एटीएम में गए और रात को चोर जो है, एटीएम में गए और रात को चोर एटीएम ही चुरा के ले गए, या आपको कोई ट्रांजैक्शन हुई, आपके एटीएम में ट्रांजैक्शन ही फ्रॉड हो गई। तो ये सारी चीजें हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा घपला होता है। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर में मैंने अप्लाई करा लोन के लिए, मगर लोन जिस रेट की मुझसे बात हुई थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा लिया गया। दूसरा, लोन के लिए मेरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ मगर लोन मुझे मिला नहीं। लोन के अकाउंट्स के लिए मेरे लोन के जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन हुआ उसका फर्जी लोन क्रिएट कर दिया। तीसरा, लोन जो मुझे मिलना चाहिए, मुझे लोन दिया भी नहीं बैंक मैनेजर ने, क्योंकि वो हम ग्रामीण लोगों से थोड़ी सा सेटअप नहीं हो पाता, या उसे लगता है हम किसान हैं तो हम उसकी रीपेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग किसान जो है इस पे इंद्र देवता की मेहरबानी पे रहते हैं। तो ऐसे लोग हो सकते हैं डियर। इसीलिए इस सिस्टम को रेगुलाइज करना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शेयर मार्केट से ज़्यादा मनी मार्केट में पूंजी क्रिएट होती है, सबसे ज़्यादा पैसा। इसीलिए यहाँ भी एक रेगुलेटरी बॉडी है, और उस रेगुलेटरी बॉडी को हम जानते हैं किस नाम से, उस रेगुलेटरी बॉडी को हम जानते हैं हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अब तो आरबीआई और आरबीआई की न्यूज़ कोई इतनी इतनी पॉपुलर रहती हैं। हमारे टाइम में जब हम प्रिपरेशन करते थे, जब हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था, उस समय के हम बैच लेते थे ना, तो बच्चों को आरबीआई बिल्कुल अनफैमिलियर लगती थी। वो कहती है सर एसबीआई तो सुना है, मेरे पड़ोस में बैंक है। नहीं सर, पीएनबी भी मैंने सुना है, पड़ोस में मेरे है, मगर एस आरबीआई नहीं सुना सर। तो हम बताते थे भाई आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, मगर आरबीआई के आज डायरेक्टर, आज गवर्नर, आज इनकी न्यूज़, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रंट पेज की न्यूज़ है। आज पेज नंबर 14 पे नहीं आती है, जो पेज नंबर 14 पे इकोनॉमिक न्यूज़ आती थी वो नहीं आती है पेज नंबर फ्रंट पे, तो आप पता भी होगा इसको। दूसरा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आज भारत में इतना सम्मान है पूरे विश्व में कि इनके अभी शशिकांत जी थे, जो शशिकांत दास थे, इनको बेस्ट बैंकर का अवार्ड मिला था वर्ल्ड में, बल्कि मिलना चाहिए था, यूएसए वगैरह को मिलता है, इनको मिला था। तो आरबीआई इतनी फेमस संस्था है जो रेगुलेट करती है किसको, मनी मार्केट को रेगुलेट करती है, धन को रेगुलेट करती है, सेविंग अकाउंट को रेगुलेट करती है, करंट अकाउंट को रेगुलेट करती है, इसके साथ साथ एफडी को रेगुलेट करती है, इसके साथ साथ आरडी अकाउंट को रेगुलेट करती है, बैंकिंग सिस्टम में लोन को रेगुलेट करती है, बैंकिंग सिस्टम में एडवांस को रेगुलेट करती है कि किसी के संग कोई चीटिंग ना हो जाए।
अभी हम लोग जैसे जैसे चैप्टर ओपन करेंगे तो मैं आपको एक टर्मोलॉजी बताऊंगा, जिस टर्मोलॉजी को कहते हैं बैंक रेट। इससे पहले बैंक रेट से पहले दो तीन वर्ड बेस रेट हुआ करता था, बैंक रेट है, ऐसी चीज़ें हैं, एमएसएफ है, जैसे अब ऐसी चीज़ें बताऊंगा, तब मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, तब इतनी भी वाइसनेस आरबीआई नहीं करता हमारे साथ कि हम लोग जो लोन ले रहे हैं वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख का 10 लाख का ले रहे हैं, जो भी हम लोन ले रहे हैं। मगर अगर कोई टाटा बिरला अंबानी है, अगर टाटा बिरला अंबानी को लोन ले रहा है 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए का, तो बैंक पहले क्या करता था, टाटा बिरला को क्या करता था, उसको कम अमाउंट में दिया करता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया करता था अपना लोन, मगर हमसे ज़्यादा लिया करता था। आरबीआई ने यहाँ भी देखा, नहीं, कस्टमर इज कस्टमर एंड कस्टमर इज किंग, तो आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना इंटरेस्ट रेट पे, उसका अमाउंट कम है मगर वो पे तो वो भी करेगा। तो ये है, तो ये हमारी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा 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 ध्यान से सुनिएगा, वो स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं, जो फ्रेशर हैं, जो बैंकिंग में शुरुआत कर रहे हैं, और जो किसी भी तरीके से कंपटीशन एग्जाम में नए आए हैं। जब भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, जब भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सबसे बड़ा बैंक, आप लोग मुझसे ये भी नहीं पूछते ब्रांचेस में या क्वांटिटी में या क्वालिटी में या टर्नओवर में या नेटवर्थ में, आप लोग सीधा एक ही जवाब देते हैं। वो क्या देते हैं ओपनली, आप जवाब देते हैं वो बैंक कौन सा है, वो बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है सर। यस, आप लोग बिल्कुल सही हैं। फिर मैं उनसे क्वेश्चन क्रिएट करता हूं कि आप ये बताइए, देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, मगर एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, मगर एसबीआई से बड़ा बैंक कौन सा है? तो आप लोग जवाब क्या देते हैं, आप लोग जवाब बड़ा सीधा सा देते हैं, सर आरबीआई। बात सही है, बैंकों का बैंक है आरबीआई, बैंकर्स बैंक है आरबीआई। एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक, एसबीआई से बड़ा बैंक है आरबीआई। बात बिल्कुल आपकी सही है। अब बात जब बिल्कुल आपकी सही है, आरबीआई आपका सब देश का सबसे बड़ा बैंक है, फिर मैं पूछता हूं एक बात बताओ, आरबीआई के ऊपर कौन सा बैंक है? भाई एसबीआई के ऊपर आरबीआई है, आरबीआई से ऊपर कौन सा बैंक है? जब मैं आपसे पूछता हूं तो बड़े ही भरोसे के साथ, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग जवाब दे देते हैं, सर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक सबसे बड़ा है। मगर डियर याद रखो, डियर याद रखो, सबसे पहले नए हो, याद रखना, इंडिया इज एन सॉवरेन कंट्री। भारत एक सार्वभौमिक देश है, इसके ऊपर संप्रभु देश है, सॉवरेन स्टेट कंट्री है, इसके ऊपर कोई भी नहीं। अमेरिका ने कहा तो था भारत से, रशिया से कोई डीलिंग नहीं होगी, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, मगर भारत ने कहा नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं यार जो पूरी हो रही है रशिया से, क्वांटिटी भी मिल रही है, क्वालिटी भी मिल रही है, रेट कटिंग मिल रही है। हमने लिया रशिया से ऑयल, लिया नहीं लिया, क्योंकि भारत एक सॉवरन कंट्री है, भारत की सरकार के ऊपर कोई नहीं, भारत सबसे ऊपर। इसीलिए डियर याद रखना, भारत का सबसे बड़ा बैंक जब आप कहो एसबीआई, इट्स ओके, एसबीआई से ऊपर आरबीआई, बिल्कुल राइट। और मगर इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं है, आरबीआई के ऊपर कोई भी नहीं है। आरबीआई को लगता है मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट कम करने की जरूरत है, आरबीआई अपनी इच्छा से रेपो रेट को कम कर देगा। इसी के साथ साथ लगता है मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को बढ़ाने की जरूरत है। अमेरिका चाहे कुछ भी करता है, अमेरिका का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, वो कुछ भी करता है उससे मतलब नहीं है। हम अपनी कंट्री के साथ चलते हैं, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन का डाटा क्या आ रहा है, हमारी कंट्री में सीपीआई का डाटा क्या कह रहा है, हमारी कंट्री में डब्ल्यूपीआई का डाटा क्या कर रहा है। पढ़ाऊंगा ये सब डाटा, एक चैप्टर चलेगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। तो हमारी कंट्री सॉवरन कंट्री है, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, एसबीआई के ऊपर है आरबीआई, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, आरबीआई हमारा सर्वोच्च बैंक है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? बेस क्लियर हो रहा है आपको? बड़े आराम आराम से चल रहा हूँ मैं, ये सोच के चल रहा हूँ ये इनिशिएटिव स्टेज है, आप लोग अपने स्टेज की शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ये मैं अपना पूरा आराम आराम से आपको लेकर चल रहा हूँ। क्लियर है डियर बात? अब इसी के साथ जो फर्स्ट क्लास है आज हमारी, इस फर्स्ट क्लास में, इस फर्स्ट क्लास थी आज हमारी, फर्स्ट क्लास में आज हमने बेसिक क्लियर करा है फाइनेंशियल मार्केट का, और हमने यहाँ पे सबसे पहले जान लिया व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट,
सेकंड, हमने जो जाना वो क्या जाना, हम लोगों ने जाना व्हाट इज रेगुलेटरी बॉडी। थर्ड, नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो क्या जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज बैंक। बैंक क्या है। वो मत कहना कि बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो लैंडिंग देता है, जो ग्रांट प्रोवाइड लैंडिंग लोन्स हैं, प्रोवाइड लोन्स, वो मत कहना, वो कुछ नहीं है। इसी के साथ साथ हम लोग इसमें नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई की। तो आज फर्स्ट क्लास थी, कैसी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा अपने व्यूज़। और डियर, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का, एफडी से रिलेटेड, शेयर बाजार से रिलेटेड, कोई आपकी ज़रूरी नहीं है कोई आपकी नॉलेजेबल क्वेश्चन हो, कोई क्यूरियोसिटी भी अगर आपकी होती है तो मोस्ट वेलकम डियर, आप हमें बताइएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा, उसका रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन हमारा ऑन है। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, ये फर्स्ट क्लास आज हमारी हो गई है फाइनेंशियल मार्केट की, फाइनेंशियल अवेयरनेस की। इसके साथ मिलते हैं डियर, इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ बने रहिएगा हमारे संग पीआईएटी के चैनल पे। नवीन अग्रवाल, योर फैकल्टी ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू गिलास एंड हैव ए नाइस डे।